हेलो एवरीवन। पैसा ही पैसा। हर किसी को ये जानने की बहुत जल्द रहती है कि कितने पैसे कमाते हो भाई, है ना। तो ये हमारे समाज में बोल लो या हर जगह आपको ये सुनने को जरूर मिलता है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो ये सवाल सबसे पहले आता है कि आप पैसे कितने कमाते हो। तो आज मैं यहीं पे पैसों की बात करने वाला हूँ। तो मैं बताने वाला हूँ कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ यूट्यूब से। देखो, अगर कोई भी यूट्यूबर है, ठीक है, जिसको आप फॉलो करते हो, चाहे एजुकेशन फील्ड में ले लो, चाहे टेक्निकल फील्ड में ले लो, चाहे गेमिंग फील्ड में ले लो, किसी को भी आप फॉलो करते हो, आपका फेवरेट है, तो आपके मन में ये जरूर चीज आती है, उसके व्यूज देख के, उसके सब्सक्राइबर देख के, कि यूट्यूब पे बहुत पैसा है ना। ये कितने पैसे कमाता होगा यूट्यूब से। ये सवाल जरूर पैदा होता है, जरूर होता है ना। अगर आप होता है तो कमेंट करके बताओ। और सबसे पहले यार नीचे जय हिंद कमेंट कर दो सभी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पैसे की, कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ यूट्यूब से। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों किया, ठीक है, कैसे शुरुआत हुई मेरे यूट्यूब चैनल की, और उसके पीछे रीज़न क्या था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। यहाँ पे आपको एक ही जो है पिक्चर दिखेगी, लेकिन मैं सब बातें ऑडियो में करूँगा आपसे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जब पहले मैं जिस बच्चे को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, मैं किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ाता हूँ, यूट्यूब के अलावा मैं कहीं भी नहीं पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे जरूर पढ़ाता हूँ, वो भी प्लस पे, मतलब डाउट सॉल्विंग के अंदर करवाता हूँ। तो वहाँ पे मेरी कोई पहचान नहीं होती, मतलब बच्चा आता है, डाउट भेजता है, मैं सोल्व करके भेज देता हूँ। तो वो बाय नेम मुझे नहीं जानता, सिर्फ मेरा फेस जानता है, इसके अलावा मेरे बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, ठीक है। लेकिन पैसे के लिए करना पड़ता है भाई, पैसा ही तो सब कुछ आपको पता है, पैसा 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 हो रखी है हर जगह। तो मैंने यूट्यूब की शुरुआत की थी, अभी मैं बताऊंगा, पॉइंट पे भी आऊंगा कि मैं यूट्यूब से कितना कमाता हूँ। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था तो मेरा हमेशा से एक हसूल था, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हसूल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूल मान लो, कि जो भी बच्चा मेरे से पढ़ने के लिए आता था, मैं कमीशन पे था वहाँ पे। जितना बच्चे की फीस होती थी, जो कोचिंग सेंटर वाले डिसाइड करते थे बच्चे का एडमिशन के टाइम में, उसका 70% मेरे को कमीशन मिलता था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन आपको पता है कोचिंग सेंटर्स का यही सिस्टम है कि अगर उनकी 20,000 रुपये फीस है तो 20,000 रुपये फीस है, आपके पास अगर नहीं है तो आप कोई और देख लो, है ना। तो मेरा ये रहता था कि यार, पैसों के बदले किसी बच्चे की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से एक टीचर का ये फर्ज बनता है कि अगर एजुकेशन किसी बच्चे की पैसों की वजह से रह जाए, या एजुकेशन में पैसा अगर आ जाता है, तो वो फिर वो टीचर टीचर नहीं होता, वो तो फिर एक बिजनेसमैन हो जाता है, कि वो तो पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहा है ना। किसी को ज़रूरत है, किसी को अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है, अगर आपके पास कुछ चीज़ है जिससे आप किसी का भी अच्छा कर सकते हैं, तो पैसे कमाने के बहुत सारे साधन हैं। ऐसा नहीं कि आप हर बच्चे को फ्री पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर किसी एक बच्चे की अगर फीस कम भी कर दी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो वहाँ पे क्या रहता था कि ऑफलाइन कोचिंग में जो डिसाइड किया जाता था वही फीस मिलती थी। लेकिन उस वजह से, जैसे मेरे को कई बच्चे ऐसे मिले कि सर हमें आपसे पढ़ना है लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो फिर मैंने सीधा डायरेक्ट बच्चों से बात करना स्टार्ट कर दिया, है ना। कि जितने आपके पास पैसे हैं, कोई बोलता है मेरे पास 500 है, चल 500 दे दे, कोई बोलता है मेरे पास 100 ही है तो 100 दे दे, बस पढ़ने के लिए आ जा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो उस बीच क्या होता है कि आपको पता ही है, आप बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर मेरे पास 2018 में, जब मैं एमएससी फाइनल ईयर में था, तब 3 बच्चे आए थे, एनडीए की तैयारी कर रहे थे, वो देहरादून के किसी कोचिंग सेंटर में, ठीक है। वहाँ पे वो रह के आए थे, लेकिन किसी ने बोल दिया वहाँ पे बहुत ही अच्छा कोचिंग सेंटर है, मैं नेम नहीं लूँगा कोचिंग सेंटर का। तो वो बच्चे वहाँ पे गए, वो यहीं के थे, लोकल बच्चे थे मेरे, जहाँ के मैं जहाँ पे रहता हूँ।
तो वहाँ पे गए, वहाँ पे उनसे फीस मांगी गई थी, 6 महीने की फीस थी, लगभग 50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन वो बच्चे मेरे पास आए थे, उन्होंने किसी किसी ने उनको बोला था कि वहाँ पे जाके पता कर लो, शायद वो सर पढ़ा देंगे। तो उन्होंने कहा था कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हमें एनडीए का कोचिंग करना है, कम से कम हमें ट्राई तो जरूर करना है। ठीक है, हमारे पास मौका है, हम इस मौके को जाने नहीं देते, जाने दे नहीं सकते सिर्फ पैसों की वजह से। तब मैंने उन 3 बच्चों को कोचिंग करवाई थी, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम था आई थिंक। ठीक है, तो वहाँ से मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एनडीए के अंदर जाना चाहते होंगे, लेकिन पैसों की वजह से कोचिंग नहीं ले पाते। इतनी ज़्यादा फीस। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और फाइनेंशियल कंडीशंस का मुझे अच्छे तरीके से पता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अगर किसी की भी ख़राब होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, और हर रोज़ गुजरता भी हूँ। और मुझे पता है कि पैसों की वैल्यू आम आदमी की ज़िंदगी में क्या है, इस चीज़ का मुझे अच्छे से पता है। 100 रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, 50 रुपये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि यूट्यूब चैनल पे आते हैं, यूट्यूब से ऐसे मतलब मैं यूट्यूब के जरिए बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें समझा सकता हूँ। लेकिन शुरू शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, अच्छे साधन नहीं होते, हमें कोई आइडिया नहीं होता, मुझे इतना या यूट्यूब का कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ फिर यूट्यूब से वीडियोस देखी, कैसे अपलोड होता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। फिर फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा, हमारे मेरे पास फ़ोन नहीं था, रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं था, लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, कभी घर पे इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली एक रूम के अंदर ही रहती है, तो वहाँ पे वहीं पे सोना, फिर वहीं पे सब कुछ। आपको भी पता है बहुत इशू होता है एक रूम के अंदर ये सब चीज़ें एडजस्ट करना। लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग की। शुरू शुरू के अंदर मैंने उस टाइम ये सोचा था कि शुरू शुरू में हो सकता है दिक्कत आए। ठीक है, लेकिन मुझे लगा रहना है, कंटिन्यूटी रखनी है, कभी छोड़ना नहीं है। एक दिन जरूर आएगा जिस दिन ये सब चीज़ें हर बच्चे के पास पहुंचेगी। तो मैं लगा रहा, कंटिन्यू लगा रहा। पहले 10 व्यू आते थे, 15 व्यू आते थे, 40 व्यू आते थे, 50 हो गए धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे 100 होने लगे तो मेरा हौसला बढ़ता गया। मैं लगा रहा, कंटिन्यू लगा रहा, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, अभी तीसरा साल है मेरे को यूट्यूब पे। ठीक है, तो अभी आपको एट ए टाइम आपको पता ही है कि क्या चल रहा है ना। तो कभी हार नहीं मानी। मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि मेरी वीडियो पे कितने व्यू आते हैं, मेरी वीडियो पे कितने लाइक आते हैं, तभी मैं इतना करूँगा, तभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, या तभी मैं ऐसा ऐसा कभी भी कंडीशन मैंने अपनी वीडियो पे या अपने यूट्यूब पे नहीं लगाई। और ना ही कभी किसी दूसरे के चैनल पे जाके या कभी किसी दूसरे यूट्यूबर से मैंने ये कहा कि मेरे चैनल को सपोर्ट कर दो, कभी नहीं कहा। क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था। ठीक है, और मुझे पता था कि एक दिन जो होगा वो खुद से होगा, किसी दूसरे के कहने या किसी दूसरे के दम पे कुछ भी नहीं होता। जो होता है वो हमेशा खुद के दम पे होता है, किसी दूसरे के दम पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हर चीज़ें आती है लाइफ में, फेल भी होते हैं, हम बहुत बार फेल होते हैं। जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की उसके बाद मैं बहुत सारे स्कूल के अंदर रिज्यूम लेकर भी गया, क्योंकि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, है ना। लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही सा कि सर नहीं, नहीं सर नहीं, अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर सब चीज सब तरफ से जब ना 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 मिलती है तो इंसान कहीं ना कहीं जाके एक जगह जाके ऐसे होता है कि यार बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और क्या ही करें, है ना। और गवर्नमेंट जॉब की अगर जहाँ तक बात है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छी कोचिंग भी नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर अच्छी कोचिंग चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा हमारे पास है नहीं, है ना। सब बातें घूम फिर के एक जगह आ जाती है, वो आ जाता है पैसा। पैसे पे आके सब बातें खत्म हो जाती है। एक चीज़ और बताता हूँ, मेरा ड्रीम क्या है लाइफ का, उसके लिए मैं एक दिन जरूर वीडियो बनाऊंगा। मेरा ड्रीम बहुत ही अलग है, बाकियों से मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ड्रीम बहुत ही अलग है, बाकियों से यूनिक ड्रीम है मेरा। और जिस दिन वो पूरा होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि क्या ड्रीम था मेरा, और जिस दिन वो पूरा होगा उस दिन मैं ड्रीम मेरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, कि लाइफ में कभी भी ये मत देखना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जो आपकी भूख है ना, उसको जो ज़रूरत है ना आपकी,
उसी को ही आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए, है ना। अगर आपके पास मान लो आज कुछ खरीदने के लिए 50 रुपये भी नहीं है, तो आप निराश मत होइए कि मेरे पास वो 50 रुपये नहीं है, मैं खरीद नहीं सकता। अब आप उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए कि मेरे पास 50 रुपये नहीं है, मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना है कि जिससे 50 रुपये से मैं ये 50 रुपये क्या 500 चीज़ें खरीद सकूं। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना बनाइए। कभी नेगेटिव मत सोचिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, या हे भगवान मुझे गरीब पैदा कर दिया तूने, है किसी अमीर के हाथ। मेरे को पता है ये सब चीज़ें आती है दिमाग में, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में भी ये सब चीज़ें आती थी कि यार कहाँ पैदा हो गया, इससे बढ़िया किसी अच्छे खानदान में या अच्छे बड़े घर में पैदा होता, शहंशाह पैदा होता। जब मैं देखता था ना कि मेरे साथ वाले या स्कूल वाले या दूसरे कोई है जो कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, ठीक है, तो भी मेरे मन में ये चीज़ें होती थी कि यार काश मैं भी ये करता। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास ऐसा नहीं होगा कभी भी। मैंने सोचा ठीक है, गरीब पैदा हो गए तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन मरेंगे तो अमीर भाई। पैदा गरीब हुए हैं लेकिन मरेंगे अमीर। एक वो कहावत सुनिए ना आपने कि हम गरीब आदमी या तो जीतते हैं सीखते हैं, हारते कभी नहीं, है ना। तो जो आपकी वीकनेस है उसी को आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए। आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होगे, हमेशा आपको हमेशा सफलता मिलेगी। अब देखो क्या होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो जाओ ना। आप फेल होते हो कोई बात नहीं, अगेन दोबारा से खड़े हो, दोबारा से ट्राई करो। आप फेल होते हो दोबारा से ट्राई करो, आप फेल होते हो अगेन ट्राई करो। एक सिंपल सा लॉजिक सा सिंपल सा एग्जांपल लेकर अगर आपको मैं समझाऊँ, तो जैसे आप गूगल पे यूज़ करते हो। गूगल पे क्या करता है, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें एक स्क्रैच कार्ड मिलता है ना। तो स्क्रैच कार्ड मिलता है तो क्या होता है, उस पर लिखा आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगेन जब आप थोड़े टाइम बाद में गूगल पे करते हो किसी और को, फिर एक स्क्रैच कार्ड मिलता है तो उसमें भी लिखा रहता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ऐसे करके जितनी भी बार पेमेंट करते हो हर बार आपको लिखा रहता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम करते हैं गूगल पे तो आपको स्क्रैच कार्ड मिलता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने वो स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच ना किया हो? बिल्कुल किया है आपने। और आपको पता भी रहता है कि हर बार बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा आता है, लेकिन फिर भी आप उसमें स्क्रैच करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि क्या पता इस बार कुछ मिल जाए, है ना। हम उम्मीद उम्मीद के जरिए ही तो सब चीज़ें चलती है मेरे बच्चे। आपको मान लो कहीं भी मिल रहा है कि आप फेल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, फेल हो रहे हो, तो लेकिन उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए हमें ज़िंदगी में, क्योंकि हम अगर उम्मीद ही छोड़ दी तो फिर वो तो गलत काम हो जाएगा ना। इतनी मेहनत की, क्या पता एक कदम आगे और करने पर, क्या पता एक कदम आगे और चलने पर आपको सक्सेस मिल जाए। आपने 100 कदम चले, क्या पता 101 नंबर कदम पे आपकी सक्सेस बैठी हो, लेकिन आप 100 कदम चले, 100 कदम गिरे, 100 कदम चले, 100 कदम गिरे, फिर आपने सोचा नहीं मेरे से नहीं होगा, क्या पता एक कदम और चलने पर आपको सक्सेस मिल जाए। इसलिए अगर इतना रास्ता तय कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो मुसीबत, हम सामना करेंगे डट का। लेकिन ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती है, ये मुसीबत ये प्रॉब्लम सब चीज़ें टेम्परेरी होती है लाइफ के अंदर, और ये हमें स्ट्रोंग बनाती है। इन सभी को आप स्ट्रोंग पॉइंट बनाइए अपना, ये सब चीज़ें आपको स्ट्रोंग बनाएगी मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर, मुसीबतें आती हैं, गिरते हैं उठते हैं, चलते हैं गिरते हैं उठते हैं चलते हैं, रुकना नहीं कभी भी, ठीक है, क्योंकि अगर रुक गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा कि भाई किसी की बातों में मैं नहीं आना। मतलब आपको अगर कोई बोलता है, तीसरा बंदा बोलता है, दूसरा बंदा बोलता है कि ये नहीं तेरे से नहीं होगा या तू नहीं कर सकता, तो ये कोई भी डिसाइड नहीं होता, कोई भी बंदा आके ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये तेरे से नहीं होगा या मेरे से नहीं होगा या किसी से नहीं होगा। सिर्फ ये मैं कर सकता हूँ मेरे भाई। देख, अगर तुझे कुछ करना है लाइफ में तो वो तू ही कर सकता है, तेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई दूसरा बंदा आके ये नहीं डिसाइड कर सकता कि ये तेरे हाथ में है या नहीं। तू खुद ही डिसाइड कर सकता है कि तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या नहीं। अगर तूने खुद ही हार मार ली, तूने खुद ही हार मान ली, तो इसका मतलब फिर दूसरा बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर तूने हार नहीं मानी तो 100 बंदे आके अगर बोल दे कि तेरे से नहीं होगा, तो भाड़ में जाए सब के सब, मेरे से होगा या नहीं होगा वो मैं अपना देख लूंगा, तुम अपना काम करो, ठीक है, सब भाड़ में जाओ। तो वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू कर सकता है या नहीं कर सकता। इग्नोर कर सब चीजें, नेगेटिविटी को दूर रख, और हमेशा याद रखना अकेले रहो भाई। सीधी सी बात है, अकेले मतलब अगर कोई बंदा बोलता है कि तेरे से नहीं होगा, इग्नोर, जस्ट इग्नोर,
सुनो ठीक है, बस बात खत्म। इग्नोर, उसको दिमाग में नहीं, जिस टाइम उसने बोला उसी टाइम वहीं पे छोड़ के आ जाओ, ठीक है, कोई नहीं होगा। और दूसरी बात, एक चीज मैं बता देता हूँ कि लाइफ के अंदर पूरी दुनिया आपसे जल सकती है, लेकिन 3 इंसान ऐसे होते हैं जो आपकी सक्सेस से कभी भी नहीं जलते हैं। हर इंसान, आज के टाइम में ऐसा सिस्टम है कि हर लोग दूसरे की कामयाबी से जलते हैं, और साफ साफ ये चीज़ ये बन चुकी है 101%। 101%। जब तक आप दूसरे से नीचे हो ना, तब तक वो सोचेगा कि हाँ यार ये मेरे से नीचे है, वो खुश रहेगा, आपसे खुश रहेगा, क्योंकि आप उससे नीचे हो इसलिए वो खुश रहेगा आपसे। लेकिन जिस दिन आप एक स्टेप भी उससे ऊपर चले गए ना, वो आपसे जलना स्टार्ट कर देगा, और ये हकीकत बन चुकी है। लेकिन लाइफ में 3 इंसान ऐसे होते हैं जो कभी भी आपसे नहीं जलते। एक आपकी माँ, एक आपके पिताजी, और एक आपका गुरु। गुरु, माँ और पिताजी कभी भी आपसे जलेंगे नहीं। जितना आप सफल होगे उतने उतने ज़्यादा वो खुश होते हैं। इसलिए आप अगर किसी की परवाह करते हो तो वो 3 इंसान ही आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, ठीक है। हमेशा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि माँ बाप, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, चाहे माँ बाप कैसा भी हो, हमेशा अपने बच्चे के लिए मैक्सिमम करता है, मैक्सिमम। अगर आप किसी माँ बाप के पास 100 रुपये हैं तो वो 100 रुपये अपने बच्चे पे पूरा इन्वेस्ट कर देगा। किसी के पास 1000 रुपये है तो वो 1000 रुपये अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर देगा। माँ बाप हमेशा मैक्सिमम करते हैं, जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो सके हमेशा रिस्पेक्ट करो, हर कदम पे रिस्पेक्ट करो अपने माता पिता की, हर कदम पे, ठीक है। कभी भी ऐसा काम या कभी भी गलती से भी ऐसा काम ना करो जिससे आपको ये लगे कि यार अगर मेरे पापा या मम्मी को पता चल गया, मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, तो वो डांट लगाएंगे या उनकी इज्जत क्या रह जाएगी। और ये हमें सब बच्चों को पता रहता है, या हमें सबको पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नादान तो हम है नहीं, हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमेशा आप कभी भी अपनी लाइफ में वो काम मत करो जिससे आपको ये सोचना पड़े कि यार पता नहीं मम्मी पापा क्या सोचेंगे अगर उनको पता चल गया तो। हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। अब बात आते हैं फाइनल पॉइंट के ऊपर कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ यूट्यूब से। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं कितने पैसे कमाता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो ये है अपना यूट्यूब का एनालिटिक, मेरा यूट्यूब का एनालिटिक है चैनल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको रेवेन्यू का ऑप्शन मिल रहा है ना, ये रेवेन्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, 1 मिनट रुको। ये रहा, ये रहा रेवेन्यू का ऑप्शन। तो ये है रेवेन्यू, मेरा रेवेन्यू पे क्लिक हो जा। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा ना, योर एस्टिमेट रेवेन्यू स्लैश आर, ये आर क्या, ये RPM, ये भी स्लैश, ये 28 दिन का है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे लाइफ टाइम का, ये मेरे लाइफ टाइम का रेवेन्यू है। मेरे लाइफ टाइम का रेवेन्यू कितना है देख लो, $41, $41। और ये भी किस डेट को है ये देख लो, ये भी डेट को आया है मेरा, 2019 का है शायद। तो ये 2019, मतलब आज तक मैंने अगर यूट्यूब से कितने रुपए कमाए हैं तो वो ये $41 कमाए हैं। और ये भी $41 ऐसे हैं जो मेरे अकाउंट में नहीं आए, ठीक है। मुझे मेरे चैनल का एडवर्टाइज मोनेटाइजेशन नहीं है, चैनल बंद हो गया था मेरा। लेकिन मैंने कभी भी यूट्यूब चैनल अपना इस वजह से नहीं बनाया था कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा। मेरी ये वजह ही नहीं रही, कभी भी ये वजह नहीं रही कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊं, है ना। मैंने ये सोच के बनाया ही नहीं, पहले दिन ही मैंने ये डिसाइड किया था कि यूट्यूब पे अगर आना है तो कुछ अलग करने के लिए आना है, पैसे कमाने के लिए नहीं आना, ठीक है। और ये क्या है, एजुकेशन है, एजुकेशन के अंदर अगर मान लो मुझे इतना पता है कि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर सकता हूँ, पैसे मैं कमा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी तो काबिलियत है मेरे पास कि मैं अपना अच्छे से टाइम पास कर सकता हूँ, कुछ कमा सकता हूँ, है ना। तो यूट्यूब चैनल मैंने पहले भी बताया था बच्चों को कि मैंने यूट्यूब पैसों कमाने के लिए नहीं बनाया है। और ये सब एक प्लेटफॉर्म है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है हमें जिसके ज़रिए हम अपनी नॉलेज आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और जिसकी हेल्प से बहुत सारे बच्चे घर बैठ के अपनी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे के पास पैसे नहीं हैं तो उसे ये
कभी भी दिमाग में नहीं आता उस बच्चे के कि अगर पैसे नहीं है तो मैं पढ़ नहीं सकता। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, आजकल हर बंदा यूट्यूब पे पढ़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। तो हमेशा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर, ठीक है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, चाहे उसके कम व्यू आते हैं चाहे ज़्यादा व्यू आते हैं, कभी भी व्यू देख के मत पढ़ना। हमेशा याद रखना, चाहे 10,000 व्यू आते हो, चाहे 20,000 व्यू आते हो, चाहे 5 व्यू आते हो, चाहे 10 व्यू आते हो, कभी भी किसी भी टीचर से उसके व्यू देख के, उसके लाइक्स देख के, उसके सब्सक्राइबर्स देख के कभी भी मत पढ़ना। ठीक है, आपको पढ़ना है उसका कंटेंट देख के। अगर आपको किसी टीचर का अच्छा समझ में आ रहा है, आप उसको फॉलो करो, उससे पढ़ो। अगर आपको किसी टीचर से समझ में नहीं आ रहा, तब भी आपको ये हक नहीं मिलता कि आप उस टीचर के कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट करें, या आपको पढ़ाना नहीं आता, ये वो ये। देखो, कम से कम कोशिश तो कर रहा है ना। अगर वो 100 बातें बता रहा है, 100 में से मान लो किसी बच्चे को भी अगर समझ में आ जाती है ना, किसी भी बच्चे को समझ में आ जाती है, अगर आपको कोई नया पॉइंट, एक पॉइंट भी सीखने को अगर मिल रहा है उसमें से, इसका मतलब उसने तो आपका फायदा कर दिया ना। अगर 100 में से एक पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, तो एक पॉइंट तो आप सीखे ना वहां से, तो उसने तो आपका फायदा ही किया ना। लेकिन उस बीच कई ऐसे बंदे होते हैं जो कमेंट कर देते हैं कि अ, तेरे को पढ़ाना नहीं आता, चाहे कोई भी टीचर हो। ठीक है, हमेशा टीचर की रिस्पेक्ट करो। आपको नहीं समझ में आया तो छोड़ दो ना, किसी दूसरे से पढ़ लो। आपके पास ऐसा तो है नहीं कि आपका फ़ोन उसने रख के रखा है, हैक करके रखा है कि हाँ नहीं मेरे से ही पढ़ना है, दूसरे से नहीं पढ़ना भाई। ऐसा तो है नहीं। हाँ, आपके पास खुला अपॉर्चुनिटी है, खुला एकदम खुला मैदान होता है कि भाई दौड़, तू किधर मर्जी दौड़ ले, दौड़ना है तुझे तो पूरा खुला मैदान है भाई, दौड़ो जहाँ दौड़ना है ना। तो ये चीज़ है, किसी भी टीचर के डिमोटिवेट मत करो। आप, अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता तो बुरा तो मत कहो। ठीक है, कम से कम उसका हौसला तो डाउन मत होने दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। अब जैसे मेरे वर्गे बेशरम लोग हैं, उन तो क्या कहना भाई, हमारे तो ये है कि भैया भाड़ में जा, कुछ भी कमेंट कर, मेरे को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, हाथों की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। अगर कोई शुरुआत कर रहा है, शुरू शुरू में होता है भाई, सबको प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता था, अच्छी फैसिलिटी ना होने की वजह से, या अच्छा बोल नहीं पाने की वजह से हिचकिचाहट होती थी, अच्छे से समझा नहीं पाते थे। आता सब कुछ था, लेकिन कैमरे के सामने या वीडियो बनाने के सामने ही हमें ये दिमाग में ये रखता है कि कुछ चीज़ें गलत ना बता दी जाए, या बोल गलत ना दूं, क्योंकि वो रिकॉर्ड होती है ना। मैं भी क्वेश्चन करवाता हूँ, कई बार गलत क्वेश्चन हो जाता है, क्या बड़ी बात हो गई, कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, कहीं कुछ। तो उस बीच में कभी भी किसी भी टीचर को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको ठीक है नहीं समझ में आया तो आप, कोई बात नहीं, चुपचाप जाके किसी दूसरे टीचर से पढ़ लो, बात खत्म है भाई, है ना। कम से कम वो टीचर ऐसे तो नहीं सोचेगा कि यार ये गलत कमेंट कर दिया, बच्चे ने गाली दे दी यार, गलत नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, डिसलाइक आ रहे हैं, तो वो उसका वैसे ही डाउन हो जाता है भाई कि यार नहीं, यूट्यूब से मेरे से नहीं होगा। तो हर बंदा मेरे तरह बेशरम नहीं होता कि कितने मर्जी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो प्लीज़ कभी भी किसी भी टीचर को गलत मत बोलें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप, आपके पास दूसरा भी मौका है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो, है ना। तो हमेशा मोटिवेट करें, अगर कोई कोशिश कर रहा है तो हाँ भाई कोशिश करो, आप एनडीए एस्पिरेंट्स हो। आपको भी फर्क पड़ता है जब कोई ऐसा बोलता है कि नहीं तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तो आपके माइंड में भी वो चीज़ आती है ना कि यार देख कैसे बोल रहा है, कि तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से नहीं होगा, तेरे बच्चों जैसो, ये बच्चों का काम नहीं है एनडीए क्रैक करना, डिफेंस में जाना, ये तेरे जैसों की औकात नहीं है। जब कोई आपको ऐसा बोलता है तो आपको बुरा लगता है ना। तो हमें भी तो बुरा लगता है, नहीं लगता क्या बताओ, हम भी तो टीचर हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं ना, है ना, हमें भी बुरा लगेगा। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत किया करो। कोई भी है, जो कहीं भी पढ़ रहे हो आप, किसी भी टीचर की क्लास देख रहे हो, कम से कम कोशिश तो कर रहा है कुछ करने की, है ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनकी नैया पार ही होती है मेरे भाई। ओके, आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें बातें जो मैंने बताई है, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, तो मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा।
कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास ये नहीं है तो जिसकी वजह से आप अपना ड्रीम रोक दो। तो मैं एक बता देता हूँ बात, कभी भी किसी की भी वजह से आप अपना ड्रीम, अगर आपका एक लक्ष्य है, एम अगर आपका लाइफ का कुछ है, तो वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, चाहे कोई भी मुसीबत आए, हर मुसीबत का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और जहाँ तक डिफेंस की बात आती है, डिफेंस का मतलब होता है नो एक्सक्यूजेस। अपने डिक्शनरी में से ये एक्सक्यूज वर्ड को डिलीट ही मार दो। मैं बोल रहा हूँ सच में। आप चाहे नॉन मैथ के बच्चे हैं, चाहे बायो के बच्चे हैं, पीसीबी है ना, चाहे नॉन मेडिकल के, चाहे आर्ट के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, मुझे लगता है कि सर मेरे से नहीं होगा, मैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, या मेरे को ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो अगर आपका लक्ष्य, अगर आपका ड्रीम डिफेंस में जाना है, अगर आपका लक्ष्य एम है कि हाँ यार मुझे एनडीए तो करना ही करना है, तो ये सब बहाने होते हैं, ये एक्सक्यूज होते हैं। हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब चीज़ें बोल देते हैं। मेरी मौसी बीमार है, फूफा बीमार है, बुआ बीमार है, फूफी बीमार है, चाचा बीमार है, ताया बीमार है, इस वजह से तैयारी नहीं हो पाई है। ये सब बहाने होते हैं। अच्छा टीचर नहीं मिलाया, अच्छा पता नहीं चला यार प्लेटफॉर्म का, या लास्ट में जाके यार इतने टाइम गवा दिया पता नहीं चला। ये सब ए से लेके जेड तक बहाने हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये बहाने ही हैं जो हमें पीछे की तरफ खींच के ले जाते हैं। और ये कुछ, किसको क्या फर्क पड़ेगा यार, अगर आप मेरे को बोलोगे सर मैं इस बार कोचिंग नहीं कर पाया क्योंकि मेरे फूफा जी बीमार थे, अच्छा तो इस बात से मुझे क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। अच्छा आपने कहा, मैंने कहा हाँ यार तेरे फूफा जी बीमार थे यार, बहुत बुरी बात हुई यार, चलो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मैं तो यही बोलूंगा ना। आपको भी ये सेटिस्फाई, अच्छा संतुष्टि हो जाती है दिल को, हाँ सबने भी बोल दिया ठीक है। किसी को क्या फर्क पड़ता है भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे को खुद को ही तेरी नहीं परवाह तो कोई और क्यों परवाह करेगा। और ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब बहाने होते हैं अपनी जिंदगी में। हम खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं, हमें लगता है ठीक है बस हो गया। अरे भाई ये बहाने क्यों बनाने, कोई बात नहीं, मुसीबतें आती हैं, हर चीज को आती है। अगर आपका एम, अगर आपका लक्ष्य एक है ना, तो ये सब बहाने हैं। खुद को सेटिस्फाई करना बंद कर दो, मतलब सेटिस्फाई करना इन द सेंस ऑफ नेगेटिव, ठीक है ना। सेटिस्फाई करना है तो अच्छे के लिए सेटिस्फाई करो, पढ़ाई के लिए सेटिस्फाई करो कि आज मैंने खूब पढ़ा, मैं मेरा रूह खुश हो गई, इतना पढ़ो, ठीक है। तो वो सेटिस्फाई करना जरूरी है। अब ये क्या बहाना होता है कि मेरा इस बार एनडीए नहीं हुआ क्योंकि सर मेरे फूफा जी बीमार थे, तो ये तो बहाना ही हो गया ना मेरे भाई। ये तूने तो अपने आप को नेगेटिव पॉइंट से अपने आप को सेटिस्फाई किया कि तेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तेरे फूफा जी बीमार थे, तो ये तो बहाना ही है एक हिसाब से। तो ये सब बहाने ही होते हैं। और डिफेंस में एक्सक्यूजेस का कोई रोल नहीं होता आपकी लाइफ में। अगर एक्सक्यूज एक्सक्यूज ही है भैया, बहाने ही बहाने हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, मेरी लाइफ में भी चल रही है, आपकी भी लाइफ में चल रही है, तो प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी ना। और ये प्रॉब्लम्स ही होती हैं जो हमें स्ट्रोंग बनाती है। इसलिए कोई बात नहीं, हमारा एम तो एक एक ही है ना। ठीक है, फूफा जी बीमार है तो एम हमारा एक है, लक्ष्य हमारा एक है, लेकिन वहाँ पे भी ध्यान देना है, फैमिली है, लेकिन उसके साथ साथ अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना है कि मेरे लक्ष्य के बीच में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मेरे फूफा जी बीमार है। ठीक है, पूरा फुल टाइम देंगे। रात को पहले 10 बजे सोते थे, अब 2 बजे सो लेंगे, अपना पूरा टाइम वहाँ पे दे देंगे, बाकी दिन का टाइम तो दिन के 24 घंटे के 48 घंटे बना दो, बना सकते हो, बिल्कुल 100% बना सकते हो। सारी जिंदगी सोना ही है, सोकर क्या करोगे भैया, पूरी जिंदगी सोकर सोकर ही बिता दोगे, खाने में बिता दोगे, पीने में बता दोगे, कभी कैरियर के बारे में भी सोच लो। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ऐसा एग्जाम है +2 बेस पे जिससे आप अपना कैरियर बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है, फुल तगड़ा कैरियर होगा भाई। सपने में भी सोचो, आप कभी कभी बैठ के चेयर पे 5 मिनट बैठ के ये सोचा करो कि सीने पे वो वर्दी है और ये मैं चल रहा हूँ। शेर की तरह चलना होता है जब सीने पे वो वर्दी होती है, ठीक है ना। शेर जैसी ऐसे अकड़ होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ यार, सपने में भी सोच लिया करो कभी कभी बैठ के 5 मिनट कि वो स्टार लगे हुए हैं। ऐसे शरीर के ऊपर कंधों पे हाथ लगा के रखा करो कि हाँ यार स्टार लगे हुए हैं। क्या ड्रेस है, क्या वर्दी है, अच्छा एकदम नेवी ऑफिसर की तरह चल रहा हूँ मैं, एकदम आर्मी ऑफिसर की तरह चल रहा हूँ, एकदम एयरफोर्स लेवल पे एकदम धांसू तरीके से चल रहा हूँ। लोग देख रहे हैं, ऐसे जलने वाले जल रहे हैं, जलने दो सालों को। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ओके, तो चलो बातें बहुत हो गई आज, बातें ही बातें की है मैंने आप लोगों के साथ। और शायद पता नहीं इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा या नहीं देखेगा, लेकिन मैंने तो बता दी मेरी बातें भैया दिल की।
अब आप एक बार जय हिंद कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं गाइस सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप सब बच्चों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट इतना प्यार देने के लिए, और आप सब बच्चों को जय हिंद।